चुनाव के दौरान अगर उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को छुपाया तो अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बीजेपी, कांग्रेस सहित 10 दलों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि आगे के लिए कड़े निर्देश दे दिए हैं। अपराधी को टिकट, समस्या विकट। 48 घंटे के भीतर छपवानी होगी खबर। सियासत की गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सियासत में सुप्रीम सफाई। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं में नियत का अभाव है। बावजूद इसके सियासत की सफाई जरूरी है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया है। उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किए जाने के मामले में अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस सहित 10 दलों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस दल पर कितने का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी पर 1 लाख, कांग्रेस पर 1 लाख, जेडीयू पर भी 1 लाख, आरजेडी पर 1 लाख, बहुजन समाज पार्टी पर 1 लाख, सीपीआई पर 1 लाख, आरएलएसपी पर भी 1 लाख और एलजेपी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सीपीएम पर 5 लाख और एनसीपी पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगा है, ये तफसील से जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ छवि के लिए ये साफ तौर से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वेबसाइट पर तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको 48 घंटे के पहले ही अपनी वेबसाइट पर और मीडिया के साथ साथ टीवी में पब्लिश करवाएंगी। ये जुर्माना 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले आपराधिक मामले सहित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देनी होगी। अब कोर्ट ने अपना रुख थोड़ा और सख्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश की पालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। बता दें कि इस मामले में नवंबर 2020 में एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन पार्टियों के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई थी जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन जल्द से जल्द किया जाए और अगर राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18। रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना 2.0 का तोहफा दिया। योजना के दूसरे चरण में गरीब महिला को गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त मिलेगा। साथ ही कनेक्शन लेने में एड्रेस प्रूफ भी आड़े नहीं आएगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसकी शुरुआत यूपी के महोबा में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम ने क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले उज्ज्वला योजना के बारे में जान लीजिए। उज्ज्वला योजना में बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। योजना के दूसरे चरण में लाभार्थी को पहला भरा सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जा रहा है। योजना के दूसरे चरण की खासियत यह है कि अब लाभार्थी को अपने एड्रेस प्रूफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एड्रेस के सेल्फ डिक्लेरेशन से भी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इसकी खासियत तो बताई ही, साथ ही इस योजना की अहमियत भी गिनाई। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक
मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना की वजह से देश भर में एलपीजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिले हैं। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे, वो भी जुड़ गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजना अब हर घर नल से जल की तरह घर घर पाइप से गैस देने की भी है। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में लगभग 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यहां पीएम मोदी ने बायोफ्यूल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल की जगह एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का भी है। पीएम ने बताया कि ऐसी कोशिशों से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि देश भी आत्मनिर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात जयपुर की, जहां जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और नवनिर्मित विधायक आवास परियोजना के पास आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को सीज किया। जेडीए ने ज्योतिनगर इलाके में कार्रवाई की और 4 भूखंडों पर संचालित अवैध होटल्स, कैफेज को सीज किया। साथ ही विधायक आवास परियोजना के पीछे बिना स्वीकृति बन रही इमारत मालिकों को नोटिस जारी किया। मौके पर पहुंची टीम ने विधायक आवास योजना की सुरक्षा को देखते हुए इमारतों के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे मरुधरा में स्कूल अनलॉक का एक्शन प्लान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात प्रदेश में स्कूल खोलने की। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद प्रदेश में क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। सचिवालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी है कि बड़े बच्चों यानी क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों यानी क्लास 1 से 8 तक के स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है, जिसे लेकर सचिवालय में मंथन किया गया। साथ ही तीसरी लहर की आशंका और आईसीएमआर की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस बीच कोचिंग और कॉलेज 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो जो स्टूडेंट्स 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनको वैक्सीन की पहली डोज या दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें कॉलेज या कोचिंग में बुलाया जा सकता है। हालांकि कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कॉलेज या कोचिंग नहीं भेजना चाहते तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सुभाष गर्ग और भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। इस दौरान एसीएस स्कूल शिक्षा पीके गोयल, वित्त प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, गृह विभाग के सचिव अभय कुमार और प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा एल मीणा भी मौजूद रहे।
बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा सहमति बनी है, छोटे बच्चों के लिए कम सहमति बनी है, लेकिन ओवरऑल सारी स्थितियों को देख करके और फिर जो जिसके पास में जो भी फीडबैक था, अधिकारियों के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, उस सब फीडबैक के साथ में एक सर्वसम्मति से हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी और मैं समझता हूँ सुबह शाम में फैसला होगा। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए आज मंत्री समूह की अहम मीटिंग से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। आज मंत्री समूह की अहम बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोले जाए। समूह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री यह निर्णय लेंगे कि प्रदेश में कब से शिक्षण संस्थान खोले जाए, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे। प्रेम मीणा, न्यूज 18, जयपुर। कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विद्या संबल योजना के तहत सामाजिक अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में अब गेस्ट टीचर की अस्थायी नियुक्ति हो सकेगी, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के बेरोजगारों को भी मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या है ये योजना और किसको होगा इससे फायदा, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब स्कूल को अनलॉक करने की दिशा में काम चल रहा है। सरकार ने सामाजिक अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 का जो बजट है उसमें पहली बार जो राजकीय छात्रावास है उसमें जो ऐसे कठिन विषय हैं उनकी विशेष कोचिंग के लिए, विशेष सुधार के लिए एक योजना सरकार ने बनाई है, जिसे विद्या संबल योजना का नाम दिया गया है। समाज कल्याण छात्रावासों में 3 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। छात्रावासों में 31,000 से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा होगा। प्रति घंटे के हिसाब से शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। सभी छात्रावासों को 75,000 हजार रुपए का बजट दिया गया है। समाज कल्याण विभाग स्कूल स्तर पर 756 छात्रावासों का संचालन करता है। वहीं महाविद्यालय स्तरीय 44 छात्रावास का संचालन भी विभाग करता है। कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक को 300 रुपए प्रति घंटा मानदेय मिलेगा। कक्षा 9वीं से 10वीं के शिक्षकों को 350 रुपए प्रति घंटा मानदेय मिलेगा। कक्षा 11वीं से 12वीं के शिक्षकों को 400 रुपए प्रति घंटा मानदेय मिलेगा। स्टूडेंट्स को अब अतिरिक्त कक्षाओं के लिए परेशानी नहीं होगी। यह क्योंकि छात्रावास में अलग से पद स्वीकृत नहीं है, तो सरकार ने रखा है कि एक बार कोई रिटायर्ड अध्यापक को पर्टिकुलर विषय का या कोई रिटायर्ड ना मिले तो निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई बच्चा हो, वो पीरियड के बेस पे पेमेंट के आधार पर तैयार हो जाए तो उसको चयन कर लें। तो अभी सभी छात्रावास अधीक्षकों को उन्होंने निर्देश निकाल दिए हैं। कॉलेज शिक्षा की ओर से आवेदन मांगे जा चुके हैं। स्कूल शिक्षा की ओर से भी जल्द आवेदन अनलॉक करने की तैयारी है। गहलोत सरकार के इस नवाचार से बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना काल से उभरने के लिए प्रयासरत राज्य सरकार धीरे धीरे रोजगार के अवसर सृजित करने में लगी है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान।